पंजाब उपचुनाव में हरियाणा की एंट्री। सीएम नायब सैनी आज लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में करेंगे प्रचार। टैक्सी यूनियन और इंडस्ट्रियलिस्ट से करेंगे मुलाकात। शाम 6 बजे गोपाल नगर में करेंगे जनसभा। उत्तर भारत के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का आज दौरा करेंगे सीएम नायब सैनी। फतेहाबाद के गोरखपुर में बन रहा है 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटी सरकार। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में शुरू हुआ सफाई अभियान। कल मुख्यमंत्री दिखाएंगे मैराथन दौड़ को हरी झंडी। प्रदेश में एक साथ 11 लाख लोग करेंगे योग। हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड से हटेंगे अरबी और फारसी भाषा के 900 शब्द। रकबा और इंतकाल जैसे शब्द की जगह होगा हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल। जल्द लागू होगी सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट। हिसार में एचओयू सुरक्षा कर्मियों द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का धरना जारी। धरने का आज 5वां दिन। किसान संगठन देंगे समर्थन। दीपिका लूथरा के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रीत जट्टी को जान से मारने की धमकी। कहा, मुझे किया जा रहा परेशान। गर्मी ने तोड़ा 91 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पहले 1934 में 50 डिग्री तक पहुंचा था पारा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लुधियाना से, जहां आज सीएम सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे। लुधियाना उपचुनाव के प्रचार के लिए अब जो है सीएम सैनी वहां पहुंचेंगे। आज लुधियाना में प्रचार करेंगे हरियाणा के सीएम सैनी। सीएम नायब सैनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन के साथ चर्चा करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी आज लुधियाना पहुंचने वाले हैं। लुधियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। लुधियाना उपचुनाव में हरियाणा की एंट्री हो चुकी है। नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उद्योगपतियों, कारोबारियों यानी कि और टैक्सी यूनियन के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस दौरान वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे लोगों से। तो आज नायब सिंह सैनी लुधियाना पहुंचेंगे, जनसभा संबोधित करेंगे। तो लुधियाना में सीएम सैनी पहुंचेंगे, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। लुधियाना में बाई इलेक्शन है, उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी आज वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो उद्योगपतियों और जो टैक्सी यूनियन है उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो लुधियाना से लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जो है उम्मीदवार खड़ा किया है, उसके हक में ये आज वोट की अपील करेंगे। उनके लिए लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट करें, इन चुनावों में बीजेपी को विजयी बनाएं। और इसके साथ ही जो उद्योगपति हैं, लुधियाना वेस्ट को इंडस्ट्रियल के तौर पर जाना जाता है, इंडस्ट्रीज़ के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जो है कारोबारी रहते हैं, कारोबार इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं। तो इसी को लेकर सीएम सैनी आज उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वहीं टैक्सी यूनियन से भी मुलाकात कर चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों की समस्याओं को जानेंगे कि किस तरह से वो चाहते हैं कि इन चुनावों में क्या मुद्दे रहें जिन पर वो वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश होगी, ताकि उनको जो है बीजेपी के हक में वोट करने के लिए अपील की जा सके, उनसे अपील की जा सके कि बीजेपी को वोट देकर विजयी बनाया जाए। लुधियाना वेस्ट उपचुनावों को लेकर सीएम सैनी जनसभा करेंगे। थोड़ी देर में सीएम सैनी जो हैं लुधियाना में पहुंचेंगे, जिसके बाद जनसभा करेंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे। इस समय लुधियाना से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। राजिंदर अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हैं। राजिंदर, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर लुधियाना में जो सीएम पहुंचने वाले हैं, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, किस तरह का माहौल है, क्या तैयारियां हैं और
कितनी उत्सुकता बीजेपी कार्यकर्ताओं में? देखिए, बिल्कुल लुधियाना में जो उपचुनाव को लेकर लगातार जो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इसके अलावा बात की जाए तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लुधियाना में पहुँचेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और यहाँ पर जो पहले वर्करों को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद में जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी द्वारा एक प्रोटोकॉल के तहत ये एक बनाया गया है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि लुधियाना उपचुनाव काफ़ी अहम मानी जा रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कल यहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं। सर, कैसी तैयारियां हैं, कैसी मीटिंग को लेकर आज मुख्यमंत्री हरियाणा के पहुँच रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा इलेक्शन होता है, वो चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का हो, इवन चाहे लोकल बॉडी का हो, हम इसको एक त्यौहार मानते हैं और उसके लिए हम हर इलेक्शन बड़े सीरियस तौर पे उसको लड़ते हैं। तो सब तैयारियां हैं हमारे। आज जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल दिल्ली के आ रहे हैं। हमारे इस ऐसे नेताओं के आने से एक लोगों में इस बात का उनको एहसास होता है भी हम इलेक्शन लड़ने के कितने सीरियस हैं। उनकी तो मजबूरी है। आपका पता भी, केजरीवाल साहब ने बैक डोर से राज्यसभा में जाना है, और जो मौजूदा मेंबर है पार्लियामेंट, उन्होंने इलेक्शन जीत के वो मंत्री बनना है, उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी है वो सेव करनी है। तो इसलिए उनकी तो मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ढंग से लड़ना, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना, तो हमारे सीनियर लीडरशिप भी इस इलेक्शन के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। और कौन कौन से लीडर है? क्या रोड शो या कोई और जनसभा को संबोधित किया जाएगा? यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी उनकी ओर से? देखो, हमारे बिट्टू जी भी लगे हुए हैं। चलो, रूपानी जी का स्वर्ग में उनका स्थान उनको मिले। उन्होंने बड़ा सारा उनका यहाँ रहा काम, सबसे इलेक्शन कैंपेन का पूरा रहा। नरेंद्र रैना जी हमारे लगे हुए हैं। हमारे अश्विनी शर्मा जी जो पहले प्रधान थे वो लगे हुए हैं। श्वेत मलिक जी लगे हुए हैं। आदरणीय श्री सोम प्रकाश जी लगे हुए हैं। सभी पंजाब की लीडरशिप तो लगी हुई है। और सीट कहा जा सकता है, एक तरफ भारत भूषण आशु है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर है संजीव अरोड़ा जी। नहीं, कोई हॉट सीट नहीं है। क्या हॉट सीट? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजिंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो लुधियाना पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बवाल हुआ है। सिरमौर में दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। पत्थरबाजी में एक एएसआई समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिमाचल में जो ये बवाल हुआ है, बवाल के चलते इलाके में धारा 163 लागू की गई है। हिंदू युवती के परिजनों ने अपहरण के आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर इस समय जो आ रही है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आ रही है, जहां पर दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, पथराव हुआ, जमकर बवाल देखने को मिला, जिसमें एक एएसआई समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बवाल के चलते धारा में जो इलाका है उसमें धारा 163 लागू की गई है। हिंदू युवती के परिजनों ने अपहरण के आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सामने आई है। सिरमौर में जो है दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी में एक एएसआई सहित 10 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं ये जो मामला है, इसके बाद धारे में जो इलाका है उसमें धारा 163 लागू कर दी गई है। हिंदू युवती के परिजनों ने अपहरण के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते ये सारा बवाल हुआ और दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सतीश मेरे साथ जुड़े हैं। सतीश, क्या कुछ ये हुआ, क्या मामला है पूरा? जो ये पत्थरबाजी हुई, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, बताना चाहूंगा आपको, नाहन विधानसभा क्षेत्र के माजरा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां 5 जून को एक युवती का अपहरण यहाँ पर हुआ है और एक विशेष समुदाय के युवक पर जो आरोप अपहरण के लगे। तो कोई कार्रवाई न होने से हिंदू संगठन नाराज है, परिजन नाराज है, और बीते कल पुलिस ने ये समय दिया था कि 5 बजे तक जो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन यहाँ पर किया और युवक के घर के करीब वो पहुंचे और वहाँ
उन्होंने प्रदर्शन किया। इसी दौरान दोनों समुदायों के बीच वो टकराव हो जाता है और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर करना पड़ा। और इस दौरान आपको ये बता दें कि 3 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर चोटें आई है, वो घायल हुए, जिसमें एक एएसआई है, हेड कांस्टेबल है और एक कांस्टेबल है। इसके साथ साथ करीब 7 से 8 अन्य लोगों को भी चोटें यहाँ पर जो आई है। मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण यहाँ पर है और माजरा पुलिस थाने के बाहर, क्योंकि आज भी प्रदर्शन की चेतावनी यहाँ पर हिंदू संगठनों द्वारा दी गई है, तो लोग यहाँ पर जुटना जो वो शुरू हो गए। और यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा कल देर शाम ही 163 धारा यहाँ पर लगाई गई है और 4 से अधिक लोग ताकि एक स्थान पर एकत्रित न हो। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग पहुंचना यहाँ फिर से शुरू हो गए। जी, जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया है, पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, पुलिस की क्या कार्रवाई दिखाई दी इस दौरान? देखिए, पुलिस को पहले इस बात की आशंका ये थी कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट सकते हैं, तो पहले से ही युवक के घर के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मगर जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर थी, तो ऐसे में पुलिस कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग यहाँ पर जो किया था लोगों को इधर उधर हटाने के लिए। और इसी दौरान जो पथराव यहाँ पर होता है तो पुलिस कर्मियों को भी चोटें यहाँ पर आ जाती है। खुद एसपी मौके पर पहुंचे थे निश्चिंत सिंह नेगी, उन्होंने लोगों से अपील की कि आप शांति बनाए रखें और जल्द से जल्द जो इस मामले में कार्रवाई की जाएंगी। तो फिलहाल अभी स्थिति हम कह सकते हैं कि काबू में है। पुलिस जगह जगह पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया। 6 IRB बटालियन से पुलिस जवान यहाँ पर जो मंगाए गए और कुछ देर बाद ही यहाँ पर ये प्रदर्शन जो शुरू होने वाला है। हालांकि ये कहा गया हिंदू संगठनों की तरफ से ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन ये जो रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ये बवाल हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, पुलिसकर्मी भी जिसमें घायल हुए हैं। 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई है जिसमें 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, एक ASI बताया जा रहा है इनमें जो घायल हुआ है। और लड़की के अपहरण का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद एक पक्ष ने प्रदर्शन किया तो दूसरा पक्ष भी सामने आ गया और दोनों के बीच जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन पीसफुल है, जो क्राउड था वो डिस्पर्स हो गया, हमने उन्हें समझाया है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप पुलिस पे विश्वास रखें और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द कर लेंगे। तो वहीं आज फतेहाबाद में सीएम सैनी जाएंगे, गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र का दौरा करेंगे। गोरखपुर में 2800 मेगावाट का परमाणु संयंत्र बन रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। 5 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन एरिया जो है वो घोषित किया गया है, यानी कि 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है, कोई भी गतिविधि नहीं होगी ड्रोन से जुड़ी हुई। तो आज जो सीएम सैनी है वो फतेहाबाद जाएंगे, गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र का दौरा करेंगे। तो भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन की तैयारी में हरियाणा सरकार दिखाई दे रही है। रेवेन्यू विभाग के 108 भ्रष्ट अफसरों को चार्जशीट तैयार की गई है, तैयारी है उसकी। आय से अधिक प्रॉपर्टी होने के शक में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने मंजूरी के लिए सीएम को फाइल भेजी है। मंजूरी मिलते ही 108 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले ही सिंचाई विभाग के 80 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया था। आपको बता दें कि राजस्व विभाग में इससे पहले भी 300 से ज्यादा भ्रष्ट पटवारी और 400 के लगभग दलालों की लिस्ट सार्वजनिक की थी। तो अब रेवेन्यू अफसरों पर एक्शन की तैयारी में हरियाणा सरकार है। भ्रष्ट रेवेन्यू अफसरों पर तैयारी है कार्रवाई करने की। तो हरियाणा रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटेंगे 900 अरबी और फारसी के शब्द, जल्द हटाए जाएंगे। रकबा और इंतकाल जैसे शब्द 900 उर्दू फारसी शब्दों की जगह लाए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी के शब्द लाए जाएंगे। इंतकाल की जगह हिंदी में मालिकाना का हक होगा, प्रयोग किया जाएगा उसका। अंग्रेजी में म्यूटेशन शब्द प्रयोग किया जाएगा। कमीशन ने 900 शब्दों की एक डायरी तैयार की है। 1 मैन रेवेन्यू कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। 16वीं शताब्दी से इस्तेमाल हो रहे रकबा, इंतकाल जैसे जो शब्द हैं वो हो रहे हैं, ये रिपोर्ट है। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के समय से इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। रिटायर्ड IAS VS
कुंडू की अध्यक्षता में एक सदस्य कमीशन बनी है। तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब ऐसे 900 शब्दों की लिस्ट तैयार की गई है जिनको बदला जाएगा। रकबा, इंतकाल जैसे जो शब्द हैं उनको बदला जाएगा और उसकी जगह हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद के मीना मार्केट में बदमाशों का आतंक दिखाई दिया। शराब के ठेकेदार शांतनु की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने शांतनु को 7 से 8 गोलियां दागी। शांतनु ने आदेश अस्पताल मोहड़ी में दम तोड़ा। हमला करने वाले हमलावर फरार हुए। अपनी कार से चंडीगढ़ जा रहा था जो शांतनु है, उस पर हमला किया। 7 से 8 राउंड फायर किए, जिसमें शांतनु की मौत हो गई। काला राणा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे में बीती रात सरेआम फायरिंग कर शराब ठेकेदार की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शांतनु पिछले कुछ वर्षों से शाहबाद और आसपास के इलाकों में शराब के ठेके चला रहा था। हाल ही में उसने 18 ठेके करीब 19 करोड़ रुपए में लिए थे। शांतनु अपनी कार से चंडीगढ़ जा रहा था और सिगरेट लेने के लिए मीना मार्केट में रुका था। इसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग की, जिनमें 7 गोलियां शांतनु को लगी। घायल अवस्था में उसे मोहड़ी के आदेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहगीरों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। आरोपी बाइक मौके पर छोड़ गए और थोड़ी दूर जाकर एक राहगीर से बाइक लूटकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर आए थे, अपाचे पर सवार थे। काला राणा गैंग ने इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी ली। आवाज ही आई है, आवाज आई है, अभी गोली चली है। पहले तो बैक से यहाँ घसीटता आया बंदा, किसी गाड़ी वाले जैसे टक्कर मारी होगी, वो यहाँ तक घसीटता आया। उसके बाद हमने यही देखा भी बंदा मर गया, वो उठ के भाग गया। वो भी रात के समय शांतनु चंडीगढ़ जा रहे थे और शराब कारोबारी शांतनु सोनीपत के रहने वाले थे। शांतनु के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने के पीछे कहीं ना कहीं जो काला राणा गैंग है उनका लिंक निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, काला राणा गैंग लगातार धमकियां दे रहा था और शराब कारोबारी शांतनु के शाहबाद के आसपास शराब के ठेके थे। 18 से 19 करोड़ रुपए के उसने लगातार शराब के ठेके लिए हुए थे और लगातार उसको धमकियां मिल रही थी। जब शराब कारोबारी शांतनु सिगरेट लेने के लिए सड़क के पास उतरा तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हरियाणा नंबर की अपाचे बाइक से हमलावर आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद शराब कारोबारी शांतनु को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि शांतनु का पीछा सोनीपत से किया जा रहा था और शांतनु को मौत के घाट उतारने के बाद बाइक पर आए हमलावर बाइक पर ही भागकर निकल गए। कहां भागे? हरियाणा की तरफ वापस भागे या पंजाब के? क्योंकि लगातार पुलिस जाल बिछाए हुए है कि आखिरकार ये हमलावर कब पकड़े जाएंगे। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, काला राणा गैंग से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को पुलिस कब खुलासा करेगी, ये जांच का विषय है। अशोक यादव, न्यूज़ 18। तो शराब ठेकेदार की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हत्यारों का कोई सुराग लगा या नहीं? क्या इस पूरे मामले की जानकारी? अपडेट ये निकल कर आया है कि जो काला राणा गैंग है उसने बकायदा इसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है और बकायदा एक पोस्टमार्टम कराने के लिए पैनल लगा हुआ है, बोर्ड बनाया गया है। वो पैनल बकायदा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजन पहुंचे हुए हैं, तमाम रिश्तेदार हैं और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में शांतनु का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल से पोस्टमार्टम से पहले वो प्रक्रिया अपनाई गई कि उसके शरीर पर कितनी गोलियां लगी हैं, बकायदा एक्सरे किया गया और तमाम जो बोर्ड पैनल बैठा हुआ है, अब जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि उसके शरीर में कितनी गोलियां मारी गई थी। क्योंकि शराब कारोबारी को लगातार धमकियां मिल रही थी और लगातार यहाँ पर हरियाणा के अलग अलग जिलों के शराब जो कारोबारी हैं वो भी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, बकायदा हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है, बकायदा वो लाइसेंस की मांग करते हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। इतनी करोड़ों रुपए सरकार को वो इनकम देते हैं, मगर उनको इस तरह से मौत के घाट उतारा जाना, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं हम डर के साए में जी रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें सामने आ रही हैं और अभी फिलहाल
जो शांतनु का शव का पोस्टमार्टम है उसका बाकायदा एक बोर्ड के पैनल द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक, धन्यवाद। तो अब बात करेंगे करनाल की, जहां महिला की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। दीवान कॉलोनी में महिला की हत्या की गई। लिव इन रिलेशनशिप में महिला जो है वो रह रही थी। महिला के बॉयफ्रेंड पर हत्या के आरोप लगे हैं। महिला की हत्या के बाद आरोपी फरार है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो दीवान कॉलोनी का ये सारा मामला है, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला की हत्या कर दी गई गला दबाकर, और उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या के आरोप लगे। सूचना मिली थी कि एक महिला की हत्या की गई है। जिस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे, उस महिला का नाम पूजा है, जो बडेड़ा गांव की रहने वाली है। कम्बोपुरा उसका मायका है। ये एक व्यक्ति है बडेड़ा गांव का ही, उसके साथ यहाँ 3 साल से करीब लिव इन रिलेशन में रहती थी। इसके 3 बच्चे हैं, जो तीनों बच्चे उसके पति राजवीर के साथ ही रहते हैं गांव में, बडेड़ा गांव में। पति कहीं और रहता है? हाँ, पति उसका जो राजवीर नाम है, जो बडेड़ा गांव का है, वो गांव में रहता है। तो महिला की हत्या हुई है? हाँ, महिला की हत्या हुई। प्रथम दृष्टया यही तथ्य है कि उनकी हत्या की गई। जो व्यक्ति साथ रह रहा था वो कहाँ है? वो अभी फरार है। कौन सा इलाका है सर ये दीवानचंद कॉलोनी का दीवान। महिला कितनी की उम्र है? महिला की करीब 35-36 साल उम्र। परिवार वालों को सूचना दी? हाँ, परिवार वाले आज आए हैं। कल हमारे को सूचना मिली थी, परिवार को बुलाए हैं। तो परिवार के उसके पति के बयान पर इनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उधर यमुनानगर में स्विमिंग पूल के मैनेजर की मौत हो गई। नामी प्राइवेट स्कूल के स्विमिंग पूल के मैनेजर की मौत हुई। 3 युवकों से हाथापाई के बाद जमीन पर गिरने से मौत हुई है। पुलिस ने तीनों युवकों को राउंड अप किया है। स्विमिंग पूल का समय बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यमुनानगर के संत निश्चल सिंह स्कूल के स्विमिंग पूल अकादमी मैनेजर की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि 3 युवकों के साथ मैनेजर की टाइम बढ़ाने को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट में बदल गई, जिसके बाद मैनेजर धरती पर गिर गया, नीचे गिर गया और प्राइवेट अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई है। तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चश्मदीद ने बताया कि स्विमिंग पूल का मैनेजर राजेंद्र शर्मा जमीन पर गिर गया था और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो संत निश्चल स्कूल है, वहाँ का एक स्विमिंग पूल है। वहाँ स्विमिंग पूल में एक जो मैनेजर है वहाँ पे, उनकी आज दोपहर में तकरीबन 2-3 लड़के आए हुए थे। उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी बहस हुई थी कुछ टाइम ओवरशूट को लेके। तो वहीं पे उनको फिर मतलब वो वहाँ पे बहस के बाद वो गिर गए, और गिरने के बाद जो है इनकी बॉडी हम हॉस्पिटल ले गए, जेपी हॉस्पिटल। वहाँ पे वो ब्रॉड डेड लाई गई थी और अभी उनकी बॉडी जो है हमने पहुँची गई थी इस हॉस्पिटल। तो ये जो है इनका कल अभी होगा, और इंजरी बॉडी पे कोई नहीं प्राइमा फेसी कोई भी लग रही है, बट जो भी है कल पीएम होने के बाद ही पता चलेगा। तो वहीं प्रदेश में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट है। सिरसा सबसे गर्म रहा। हरियाणा में तापमान जो है अपना कहर बरपा रहा है। गर्मी बढ़ चुकी है। सिरसा सबसे गर्म रहा। 47.6 डिग्री यहाँ तक तापमान जो है वो पहुँचा है। आज अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में बारिश की संभावना जताई गई है। गर्मी को लेकर हरियाणा सरकार की गाइडलाइन भी जो है वो सामने आई है। गर्मी के पीक ओवर्स में महिलाएं खाना ना बनाएं, गर्मी में पेय पदार्थ का अधिक सेवन करें, लोगों को तेज धूप में बाहर ना निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही ढीले कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बढ़ती गर्मी के बीच हरियाणा सरकार ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि पीक आवर्स में लोग बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जब तापमान अपने पूरे पीक पर होता है तो लोग बेवजह बाहर ना निकलें। इसके अलावा बच्चों के लिए, पशुओं के लिए भी खास तौर पर कहा गया है कि पार्किंग में गाड़ियों में बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को ना छोड़ें ताकि वो हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से बचें। इसके अलावा अस्पतालों को भी, जिला स्तर से लेकर बड़े अस्पतालों को भी हिदायत दी है कि वो पर्याप्त इंतजाम रखें और हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएं। और इसके अलावा लोगों को सचेत किया जाए, लोग यात्रा के दौरान पानी साथ रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खासकर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इनको भी खास हिदायत दी गई है।
गर्मी में अगर बाहर निकलना हो तो सर ढककर निकलें, आंखों पर चश्मा लगाएं और अपने आप को खुद गर्मी से बचाव के जो उपाय हैं उन पर गौर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए